नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे वर्ग 1 में पूछे गए प्रश्नों की पेडागोजी को, और जिसका आज का जो ये है वो लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो पेपर थे टोटल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक और पेपर बचा है जिसके 15 प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के द्वारा आपको 149 में 20 टेस्ट दिए जा रहे हैं, और इस टेस्ट को 50% डिस्काउंट के लिए उसमें MRP 299 है, जिसमें अगर आप 50% डिस्काउंट चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा APN 50। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा वो हो जाएगा, नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद निम्नानुसार किया जा सकता है। नैतिकता है और जो आचार है उसके बीच में एक संबंध इस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। कैसे कि नैतिकता ज्ञान पर जोर देती है और आचार प्रदर्शन पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 2 है आचार ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। ऑप्शन नंबर 3 है आचार तेजी से बदलते रहते हैं लेकिन नैतिकता में यह धीमी गति से होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है नैतिकता लंबे समय से स्थिर है लेकिन आचार में बदलाव धीमे होते रहते हैं। तो आपको बताना है नैतिकता और आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 दिया वो राइट आंसर है, क्योंकि नैतिकता और आचार के संबंध में ये निर्देश है कि जो आचार हैं वो ज्ञान पर जोर देते हैं और नैतिकता आपके प्रदर्शन पर जोर देती है कि आपकी नैतिकता कैसी है। अगर आपकी नैतिकता अच्छी है तो आपका प्रदर्शन समाज में अच्छा होगा, अगर बुरी है तो आप असामाजिक कार्यों को करेंगे। तो यहाँ पर जो आचार या ज्ञान है वो आचार है जो वो ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता आपके प्रदर्शन पर जोर देती है। इस प्रकार से इनमें भेद संबंधित है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है। जो मूल्यांकन होता है वो विश्वसनीय है अगर, तो उसमें क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, विवेकाधीन, निर्भरशील या अविश्वसनीय। तो जो एक विश्वसनीय मूल्यांकन होता है वो आपका निर्भरशील होना चाहिए। किस पर निर्भर होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए किस पर? उस पाठ्यक्रम पर, उस जिसका मूल्यांकन हो रहा है उसकी मानसिक आयु और उसके जो है स्तर के अनुसार निर्भरशील होना चाहिए। क्या? एक विश्वसनीय मूल्यांकन। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 3 कहता है व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। जो व्यापक मूल्यांकन है वो किसके निर्धारण को संबंधित करता है? पाठ्यक्रम गतिविधियों को, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को, और शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों को, या फिर शैक्षिक विषय को। तो जो आपका मूल्यांकन है सतत और व्यापक। जो व्यापक का अर्थ होता है कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, कक्षा की गतिविधियां, उनके साथ साथ जो पढ़ने से संबंधित गतिविधियां हैं, सह शैक्षिक गतिविधियां, जिनको हम खेल गतिविधियां भी कहते हैं, जो कि आपको खेल खेल में शिक्षा प्रदान करते हैं। तो व्यापक जो मूल्यांकन है उसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां दोनों सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों में वर्ग की इनके द्वारा दी गई है। शैक्षिक उद्देश्यों की जो वर्ग की है किसके द्वारा दी गई है? BS ब्लूम के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, रॉबर्ट गैने के द्वारा, या फिर डेविड क्राथबोह के द्वारा। तो यहाँ पर जो शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्यों की वर्ग की है वो किसके द्वारा दी गई है? जी हाँ, तो वो दी गई है BS ब्लूम के द्वारा। कितने उद्देश्य दिए थे इन्होंने? 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। किसने दिए थे? BS ब्लूम ने। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 5 कहता है खाली स्थान के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है। कौन कहता है कि पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है? लेव वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन, कार्ल रोजर्स, या फिर अब्राहम मास्लो। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आपके जो कहते हैं कि पूरे जीवन जो है वो मनोवैज्ञानिक संकट रहता है। वो कौन है? वो हैं एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक सिद्धांत। कब दिया है? 1959 में। और मनोसामाजिक सिद्धांत में इन्होंने मनुष्य के जीवन की 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाओं में इन्होंने इसको वर्गीकृत किया है। किसने? एरिक एरिक्सन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ओकीफे एवं नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका निम्न के साथ पशु प्रदान करना है। किसके साथ पशु प्रदान करना है? अल्पकालिक स्मृति के साथ, दीर्घकालिक स्मृति के साथ,
घोषणात्मक स्मृति के साथ या फिर संज्ञानात्मक मानचित्र के साथ। तो ओकीफे एवं नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की जो भूमिका है उसको आपको प्रदान करना है। किस प्रकार से करेंगे? अल्पकालिक स्मृति के द्वारा, दीर्घकालिक, घोषणात्मक या फिर संज्ञानात्मक मानचित्र। तो जो समुद्री घोड़ा है वो आप क्लास में तो ला नहीं सकते या उनको दिखा नहीं सकते, तो उनके लिए आपको एक क्या बनाना पड़ेगा? संज्ञानात्मक मानचित्र बनाना पड़ेगा बच्चों के मन मस्तिष्क में कि इस प्रकार का हो सकता है। तो ओकीफे एवं नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की जो भूमिका है वो एक संज्ञानात्मक मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करनी होगी। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं और प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि अधिगम है शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, या फिर अधिगम का भावनाओं में बहुत मामूली संबंध होता है, या फिर शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है, या फिर शिक्षार्थी की भावनाओं से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर जो अधिगम है वो आपका क्या होता है? शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। अधिगम जो है वो शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका हो जाएगा 8 और प्रश्न क्रमांक 8 आपका कहता है कि प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को आइसक्रीम दी जाती है। यह खाली स्थान का उदाहरण है। एक समस्या है और उसको पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को क्या दी जाती है? आइसक्रीम। तो यह खाली स्थान के रूप में कार्य करता है। तृतीयक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन, कृत्रिम पुनर्बलन या फिर माध्यमिक पुनर्बलन। तो अगर प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थी को आइसक्रीम दी जा रही है तो ये उसको डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्राथमिक पुनर्बलन। यानी प्रत्येक समस्या को अगर वो पूरा कर रहा है और उसको आइसक्रीम प्रदान की जा रही है डायरेक्ट, तो वो प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण होगा। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है एक शिक्षक खालिस्तान के रूप में प्रश्न को प्रदर्शित और व्याख्या करता है। एक मिनट, हाँ। तो एक शिक्षक खाली स्थान में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है। एक शिक्षक किसी वस्तु को प्रदर्शित करता है, फिर उसका व्यवहारिक रूप में क्या करता है? व्याख्या करता है। पहले प्रदर्शन किया फिर उसकी व्याख्या की, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? तो पहले अगर प्रदर्शन करता है और फिर व्याख्या करता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदर्शन विधि। पहले किसी वस्तु का प्रदर्शन किया और फिर उसकी व्याख्या की, तो वहाँ पर कौन सी विधि होती है? प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 10 कहता है परिवार एक खालिस्तान मुख्य एजेंसी है। श्रेष्ठ शिक्षा की, अनौपचारिक शिक्षा की, औपचारिक शिक्षा की या फिर गैर औपचारिक शिक्षा की। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? अनौपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा की एजेंसी कौन सी हो जाएगी? औपचारिक शिक्षा की एजेंसी हो जाएगी विद्यालय, और अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी हो जाएगी परिवार। अनौपचारिक शिक्षा से मतलब क्या है? अनिश्चित स्थान और निश्चित समय में अधिगम होना, और औपचारिक शिक्षा निश्चित समय और निश्चित व्यक्तियों के द्वारा अधिगम कराया जाना। तो औपचारिक शिक्षा है, और अनौपचारिक शिक्षा परिवार के माता पिता के द्वारा कराई जाती है। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 11 जितना बड़ा है उतना ही आसान है। तो प्रश्न क्रमांक 11 कहता है जिस तरह एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षक, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय या प्रासंगिक तरीके से समर्थित किया जाता है, उसे कहते हैं। तो एक कार्य है चुनौतीपूर्वक और वो शिक्षकों या माता पिता की सहायता से या अपने से अधिक सक्षम व्यक्तियों की सहायता से करता है। तो इस जो सहायता है इसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न यह पूछ रहा है। इसके फोल्डिंग कहते हैं, सामाजिक मध्यस्थता कहते हैं, सामाजिक संदर्भ कहते हैं या फिर सामाजिक प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बताया था कि जो चुनौतीपूर्वक कार्य है बालक खुद नहीं कर सकता, लेकिन अपने से सक्षम व्यक्ति यानी माता पिता या फिर शिक्षक या फिर अपने से जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी सहायता से सीखता है। तो वो कहलाता है मचान या फिर इसके फोल्डिंग। क्या कहलाता है? मचान या फिर इसके फोल्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके फोल्डिंग, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 12 है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय शामिल करने विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो सही और गलत की जो राय देते हैं उस विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यथार्थ, नैतिक यथार्थता, नैतिक पसंद, नैतिक तर्क या फिर नैतिक दुविधा। तो
जो कोहल वर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताया था कि अगर बालक गलत और सही में अपनी राय प्रस्तुत करने लगे तो वह नैतिक तर्कणा प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक तर्क। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को महत्व देता है। व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को महत्व देता है बांडुरा, फ्रॉयड, पियाजे, पावलोव। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को महत्व देता है वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है? जी हाँ, तो वो मनोवैज्ञानिक हैं आपके बांडुरा। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? बांडुरा, जो कि व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को महत्व देते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 14 आपका कहता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनके द्वारा हम किस प्रकार के जो है स्मरण का मूल्यांकन करते हैं, रीलर्निंग का, पुनरावृत्ति का, याद रखने का या फिर अभिज्ञान का। तो जो इनको याद रख लेना, ये प्रश्न आते रहते हैं कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें आपको अभिज्ञान यानी रिकॉग्नाइज करना होता है। आपके सामने सभी ऑप्शन होते हैं, सिर्फ आपको सही उत्तर की पहचान करनी होती है। तो यहाँ पर होगा रिकॉग्नाइज यानी अभिज्ञान। आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभिज्ञान यानी सही ज्ञान करना होता है, ना कि याद करना, क्योंकि आपके सामने है, आपको सिर्फ अभिज्ञान सही पहचान करनी है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से अभिज्ञान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलेंगे और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस प्रकार आज हमारे जो है वर्ग 1 की कंप्लीट पेडागोजी हो चुकी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी देख लें, क्योंकि 12 से 13 वीडियो डले हुए हैं पहले से पुराने और कुछ पेडागोजी के भी हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा पेपर देने से पहले। तो प्रश्न क्रमांक 15 है शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। जो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान है जो शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को अनुशासित करें या फिर विद्यार्थियों को बेहतर समझे या फिर पाठ्यक्रम को बेहतर पढ़ाएं। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान है वो शिक्षक को किसके लिए सक्षम बनाता है कि यह विद्यार्थियों को क्या करें, बेहतर समझें और उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करे कि उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है कि ये विद्यार्थियों को बेहतर समझें, इसके बाद उनका विकास करने में मदद करें। तो ये थे कुछ 15 प्रश्न जो कि वर्ग 1 की पेडागोजी में पूछे गए थे। इस प्रकार हमारे वर्ग 1 के जो पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगले वीडियो हम लेकर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्नों के साथ, और अगर कोई अन्य टॉपिक है जिसमें दिक्कत हो रही है आपको वर्ग 3 के सिलेबस के हिसाब से तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो टॉपिक लेकर आऊं सबसे आसान तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।